नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पठार, परिभाषा तथा वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि पठार किसे कहते हैं और फिर पठार का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पठार का अर्थ क्या है, अर्थात पठार की परिभाषा। तो पठार अपने समीपवर्ती धरातल से ऊंचा उठा हुआ ऐसा भूभाग होता है जिसका शीर्ष भाग समतल तथा चौड़ा होता है और उसके एक से अधिक किनारे तीव्र ढाल युक्त होते हैं। तो पठार पर्वत की अपेक्षा पठार का जो ऊपरी भाग है, जो शिखर है, जहाँ पर्वत में शिखर संकीर्ण था, वहीं पठार का जो शिखर है वो लगभग चौरस और काफ़ी समतल स्थिति में और चौड़ी स्थिति में होता है। तो इस प्रकार से पठार अपने समीपवर्ती क्षेत्र से ऊंचा होगा और शिखर भाग उसका समतल और चौरस होगा तथा उसके किनारे काफ़ी तीव्र ढाल युक्त होते हैं। ऐसी जो भूआकृति या स्थलाकृति होती है उसे पठार के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पठार का वर्गीकरण। और पठार को कई आधारों पर बांटा जाता है, कई आधारों पर उसका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ अब हम सबसे पहले बात करते हैं पठार के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर पठार का वर्गीकरण, अर्थात पठार का निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रक्रिया से पठार बना है, उस आधार पर हम पठारों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4 प्रकार के पठार यहाँ पर लिखे हुए हैं: लावा निर्मित पठार, हिमानीकृत पठार, वायुजनित और जलज पठार। तो ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। सबसे पहले हम बात करते हैं लावा निर्मित पठार की। तो लावा निर्मित पठार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका निर्माण ज्वालामुखी से उत्पन्न हुए लावा के जमने से होता है। तो जब भूगर्भ से जो लावा है उसका उद्गार होता है तो वो लावा व्यापक क्षेत्र पर फैल करके इस प्रकार के पठार का निर्माण करता है। ऐसे पठार लावा निर्मित पठार कहलाते हैं। और उदाहरण के रूप में जैसे कोलंबिया का पठार और दक्षिणी भारत में जो दक्कन का पठार है वो इसी प्रकार के लावा निर्मित पठार के ही उदाहरण हैं। दूसरी बात करें हम हिमानीकृत पठार, तो इस प्रकार के हिमानीकृत पठार का जो निर्माण है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानियों के निक्षेपण की क्रिया के द्वारा होता है। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में बने हुए इस प्रकार के जो पठार हैं वो हिमानीकृत पठार कहलाते हैं। जैसे लेब्राडोर का पठार, स्कैंडिनेवियाई पठार और अलास्का आदि के जो पठार हैं वो हिमानीकृत पठार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर वायुजनित पठार। और वायुजनित पठार, इनका निर्माण वायु के द्वारा उड़ाकर लाए गए जो धूल है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी के निक्षेपण के कारण लगातार निक्षेपण होते रहने से इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। जैसे चीन का लोयस का जो मैदान है या लोयस का जो पठार है, उस लोयस के पठार का निर्माण वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के लगातार क्रम से जमते रहने से उस पठार का निर्माण हुआ है। तो लोयस का पठार वायुजनित पठार का एक उदाहरण है। और अगला है जलज पठार। और जलज पठार जब समुद्र के आंतरिक क्षेत्र में या फिर भूसन्नतियों में लगातार मलबा जमता रहता है और उस मलबे के जमने के बाद अंतर्जात हलचलों की वजह से, आंतरिक हलचलों की वजह से वो मलबा समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से पठार के रूप में बना हुआ जो भूभाग है वो जलज पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जलज पठार इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इसका जो उत्पत्ति है, जो निर्माण है, जल के अंदर हुआ है या फिर जल के अंदर जमा हुआ जो मलबा है उसके ऊपर उठने से ये पठार बने हैं। तो ये जो है पठारों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं पठारों का स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, अर्थात पठार है कहाँ पर, पठार की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, उस आधार पर भी हम पठारों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा पर्वत पदीय पठार और तीसरा महाद्वीपीय पठार। तो चलिए हम समझते हैं पहले अंतर पर्वतीय पठार की। और अंतर पर्वतीय पठार अर्थात जब कोई पठार
ऐसी स्थिति में हो जिसके दोनों तरफ पर्वत स्थित हों, अर्थात दो पर्वतों के मध्य स्थित जो पठार होता है वो अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो तिब्बत का पठार है वो अंतर पर्वतीय पठार का एक सबसे खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन की श्रेणी है और दक्षिण में हिमालय की श्रेणी स्थित है, और इन दोनों ही पर्वतमालाओं के बीच में तिब्बत का पठार स्थित है। इसीलिए तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। दूसरी बात करें हम पर्वत पदीय पठार की, तो पर्वत पदीय पठार ये पर्वतों की तलहटी में स्थित होते हैं, और इनकी स्थिति ऐसी होती है कि इन पठारों के एक तरफ पर्वत होता है और दूसरी तरफ समुद्र या मैदानी क्षेत्र होता है। और इस प्रकार पर्वत की तलहटी में स्थित जो पठार होते हैं वो पर्वत पदीय पठार के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना का पैटागोनिया का जो पठार है वो एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है और पर्वत पदीय पठार की श्रेणी में आता है। और तीसरा महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठारों के अंतर्गत ऐसे पठार शामिल किए जाते हैं जो मुख्य रूप से किसी देश या महाद्वीप के भीतरी भाग में स्थित होते हैं, वो महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं और इनका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र पर होता है। जैसे दक्कन का पठार है, ग्रीनलैंड का पठार है, ये महाद्वीपीय पठारों की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो ये था स्थिति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, अर्थात पठार पर जलवायु कैसी है उस आधार पर भी हम पठारों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। और इन 3 वर्गों में सबसे पहला है आर्द्र पठार। और आर्द्र पठारों के अंतर्गत वे पठारी भाग शामिल किए जाएंगे जहां आर्द्रता की मात्रा 50% से अधिक और जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है, अर्थात ये आर्द्र पठार ऐसे पठार हैं जहां वर्षा काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इनको आर्द्र पठार कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जैसे मेघालय का पठार है, मालागासी का पठार है, ये आर्द्र पठारों के ही उदाहरण हैं। दूसरा शुष्क पठार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुष्क पठारों में वे पठार शामिल किए जाते हैं जहां बाष्पीकरण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और इसीलिए ऐसे पठारों पर शुष्कता होती है और वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसीलिए इनको शुष्क पठार कहा जाता है। जैसे तारिम बेसिन, गोबी का पठार और पोटवार का पठार पाकिस्तान का। तो इस प्रकार से ये शुष्क पठारों के उदाहरण हैं। और तीसरा है हिममंडित पठार। और हिममंडित पठारों में वे पठार शामिल किए जाते हैं जो या तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में या फिर उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में स्थित हैं तथा जहां अधिकांशतया बर्फ आच्छादित रहती है। जो पठार अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित रहते हैं वो हिममंडित पठार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जैसे ग्रीनलैंड का पठार और अंटार्कटिका का पठार। अब हम बात करते हैं पठारों का अगले आधार पर वर्गीकरण, और वो है विकास की अवस्था के आधार पर या कह सकते हैं उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। और आयु के आधार पर या विकास की अवस्था के आधार पर हम पठारों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं: नवीन पठार, प्रौढ़ पठार, वृद्धावस्था के पठार और पुनर्यौवित पठार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवीन पठार की। नवीन पठार या फिर हम कह सकते हैं युवावस्था वाले पठार। तो ये ऐसे पठार हैं जिनका निर्माण नया है, जिनके निर्माण को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और जो अभी युवावस्था में है। और इन युवावस्था वाले पठारों की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये अपने आसपास के मैदानी क्षेत्र से एकदम तीव्र कगार द्वारा अलग होते हैं और इन पर बहने वाली जो नदियां हैं वो गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार की विशेषताओं वाले जो पठार हैं वो युवावस्था वाले या नवीन पठार की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है प्रौढ़ पठार। प्रौढ़ पठार और प्रौढ़ पठारों की मुख्य विशेषता ये है कि ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और विषम धरातल वाले होते हैं तथा इन पर कंदराएं और कटक तीव्र ढाल वाले होते हैं और इनके जो किनारे हैं वो युवावस्था के पठारों की तुलना में थोड़े कम तीक्ष्ण होते हैं और लगभग सीढ़ी नुमा होते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताओं वाले जो पठार हैं वो प्रौढ़ पठार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अर्थात वो प्रौढ़ावस्था में शामिल होते हैं। तीसरा है वृद्धावस्था के पठार। और वृद्धावस्था के पठार के अंतर्गत ऐसे पठार होते हैं जहां अपर्दन के कारकों ने उन पठारों को घिस करके काफ़ी नीचा कर दिया है और जो लगभग
कम उच्च आवाज वाले संप्राय मैदानों में तब्दील होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे जो पठार हैं वो वृद्धावस्था के पठार के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे रांची का जो पठार है झारखंड में, तो वो वृद्धावस्था के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। और चौथा है पुनर्युवित पठार। और पुनर्युवित पठार में वे पठार शामिल किए जाते हैं जो अपर्दन के कारकों के द्वारा घिस करके काफ़ी नीचे कर दिए गए थे और वृद्धावस्था को जो पठार प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अंतर्जात हलचलों के कारण उन पठारों का पुनः ऊपर की ओर उठाव हो जाता है, पुनः वहाँ पर उत्थान हो जाता है। और उत्थान होने के कारण वहाँ पर जो अपर्दन के कारक हैं वो फिर से सक्रिय होकर के ज़्यादा गहराई में अपनी घाटियों का निर्माण करने लगते हैं और फिर से वो पठार युवावस्था में आ जाता है। तो ऐसे फिर से युवावस्था को प्राप्त हुए पठारों को पुनर्युवित पठार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पठारों का विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण था। और पठार जो हैं आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पठार मुख्य रूप से खनिजों के स्रोत होते हैं। पठारों में खनिजों का बहुत अधिक भंडार पाया जाता है और इसीलिए खनिजों की दृष्टि से पठार अपना बहुत महत्व रखते हैं। तथा पठारों की जो तीव्र कगार हैं, वहाँ पर पठारों के ऊपर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो उन तीव्र कगारों से जब नीचे की तरफ गिरती हैं तो वहाँ जलप्रपात भी बनाती हैं। इसीलिए जलप्रपात होने के कारण वहाँ विद्युत निर्माण होता है और पठार अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में पठार विशेष रूप से इन कारकों के कारण महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।